जय हिंद साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। अगर आप लोग कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 की तैयारी, तो ये क्लास बिल्कुल आप लोगों के लिए है। ठीक है, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेके आए एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट चौथा दोस्तों, जो प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यकीन मानिए इस क्लास को पूरा अंत तक वॉच करिए। अगर आपको बेनिफिट ना हो तो आप बोलना। बहुत ही अच्छे से रिवीजन करेंगे दोस्तों, हम एक एक क्वेश्चन का अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। ठीक है, तो आज क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मिस मत करना दोस्तों। एग्जाम में जरूर आएंगे ये क्वेश्चन, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। ठीक है, बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगे, ऑप्शंस भी इंग्लिश में रहेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। आप सभी को पता है आरपीएफ कांस्टेबल की दोस्तों आंसर की कल तक शाम तक जारी हो जाएगी दोस्तों, है ना, 24 तारीख में। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमारे देखो मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, हड़प्पा है, लेकिन आजमगढ़ ये नहीं है दोस्तों। ये कहां पर पड़ता है दोस्तों? यूपी में है दोस्तों। आजमगढ़ कहां पर है? यूपी में। स्टूडेंट्स, अगर मैं सिंधु घाटी का भौगोलिक विस्तार की बात करूं तो उत्तर में आपको दोस्तों मांडा देखने को मिलेगा। कौन सा स्थल देखने को मिलेगा? मांडा स्थल देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि जम्मू कश्मीर में है। वहीं अगर दक्षिण की बात करें तो यहां पर आपको दैमाबाद देखने को मिलेगा स्थल, जो कि महाराष्ट्र में है। वहीं अगर मैं पूर्व की बात करूं, ईस्ट की बात करूं, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा दोस्तों बताइए जल्दी से? आलमगीर देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना, जो कि यूपी में है। वहीं अगर मैं आपके सामने पश्चिम की बात करूं दोस्तों, है ना, वेस्ट की बात करूं, तो वहां पर आपको सुतकांगडोर देखने को मिलेगा, जो कि पाकिस्तान में है दोस्तों। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी का भौगोलिक विस्तार है दोस्तों। तो आपको ये सारे स्थान पता होने चाहिए। बाकी मैं आपको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा इन सबकी स्थापना बता चुका हूं, है ना। कालीबंगा की भी दोस्तों 1952 के साथ अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी थी दोस्तों, है ना। काली चूड़ियों का अर्थ होता है दोस्तों, है ना, तो ध्यान रखना इसका अर्थ। जुते हुए खेत के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। स्टूडेंट्स अंत तक बने रहेंगे और मेरे साथ अंत तक मतलब रिवीजन करते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, यकीन मानिए आपका अच्छा सा रिवीजन होगा। ठीक है दोस्तों, बताइए इसका आंसर, और इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो आपको तुरंत टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगी दोस्तों, है ना। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है दोस्तों बताइए? तो गुरुजी इसका जो अर्थ होगा वो बलिदान होगा। स्टूडेंट्स क्या होगा दोस्तों? बलिदान होगा, ये ध्यान रखना। गुरुजी यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद दोस्तों ये वही वेद है जो यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित है। एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि वो कौन सा वेद है जो कर्मकांड और यज्ञ से संबंधित है दोस्तों। कर्मकांड और यज्ञ से संबंधित है दोस्तों, तो वो वेद कौन सा है? वो यजुर्वेद है। साथियों में बात करूं यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। कितनी है? दो शाखाओं में विभाजित है। पहला दोस्तों कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, आई होप गाइस कि आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किसे ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं दोस्तों? बताइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। साथियों में अगर ऑस्कर पुरस्कार की बात करूं तो 1929 में इसकी स्थापना होती है। इसके लिए जो पहली फिल्म नामित की गई थी वो मदर इंडिया थी दोस्तों। ठीक है, अगर मैं ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बात करें तो कौन थे जिन्हें पहला पुरस्कार मिला था ऑस्कर का? भानु अथैया दोस्तों। कौन थे? भानु अथैया। अगर ऑस्कर का दोस्तों लाइफ टाइम अवार्ड है ना, किसको मिला था? 1992 में सत्यजीत रे को मिला था। वहीं अगर मैं बात करूं ग्रैमी पुरस्कार की दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों ध्यान रखना संगीत जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये इसको पहला किसको मिला था दोस्तों? तो पंडित रविशंकर। किसको मिलता है स्टूडेंट? पंडित रविशंकर, जो कि सितार वादक से संबंधित है। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूं महिला की तो वहां पर किसको मिला था? तन्वी शाह को दोस्तों। ठीक है, अगर मैं वहीं पर अगर आपके लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि सिनेमा जगत का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, जो अभी 2024 में रिसेंटली किसको मिला? मिथुन दा को, यानी मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, तो यह ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसमें दोस्तों पहले भारतीय कौन थे जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था दोस्तों? तो ध्यान रखना कौन थे दोस्तों बताइए? एग्जाम के लिए ये भी इंपोर्टेंट, तो देविका रानी महिला पूछे तो। अगर पुरुष पूछे तो वीरेंद्र नाथ सरकार दोस्तों। ठीक है, 1970 में मिला था। ये आपके सामने पूरी पिक्चर है। मैंने 3 अवार्ड पढ़ा दिए। कौन कौन से? ऑस्कर अवार्ड पढ़ा दिया, ग्रैमी अवार्ड पढ़ा दिया और दादा साहब फाल्के अवार्ड पढ़ा दिया। और ये 2 बार मिलने वाला कौन है? गुलजार है दोस्तों। किन्हें मिला है? गुलजार को। ऑप्शन नंबर बी। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा दोस्तों, है ना। ये बताएंगे आप लोग। पद्म विजेता पुरस्कार सुधा सिंह निम्न में से किस क्षेत्र की खिलाड़ी हैं? तो गुरुजी ये एथलेटिक्स की खिलाड़ी हैं दोस्तों। अब एथलेटिक्स में दोस्तों तो आप हिमा दास को भी ध्यान रखना। हिमा दास, है ना, हिमा दास भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, उसेन बोल्ट भी इंपोर्टेंट है। उसेन बोल्ट एक नाम और लिख लो। उसेन बोल्ट एक नाम और लिख लो स्टूडेंट। वो एक नाम क्या है दोस्तों? सुश्री दीपा मलिक। लिख लो, सुश्री दीपा मलिक। सुश्री दीपा मलिक, है ना, ये भी नाम ध्यान रख लो, दीपा मलिक। ठीक है दोस्तों, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ।
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं जो एग्जाम में पूछे गए एनटीपीसी में, ठीक है। एनटीपीसी में दोस्तों देखो, एनटीपीसी में आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे आप लोगों की, है ना, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, तो आपके लिए दोनों तरीके से बेनिफिट है ना, तो ध्यान रखना। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो गुजी ये लागू हुआ था 1972 में। अब मैं आपके सामने कुछ अधिनियम लेके आ रहा हूं जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहला भारतीय वन्य जीव वन अधिनियम, क्या बोल रहा है? भारतीय वन अधिनियम। साथियों ध्यान रखेंगे 1927 में। वन संरक्षण अधिनियम की बात करें साथियों 1980 में। देखो दोस्तों इंग्लिश वर्जन ये दिखा देता हूं, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। जैव विविधता एक्ट 2002 में, जल नियंत्रण एक्ट 1974 में, वायु प्रदूषण एक्ट 1981 में और पर्यावरण एक्ट 1961 में। देयर ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज, ठीक है, अच्छे से रट लेना दोस्तों, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। हाल में ही अंतरराष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने वाली सिमोना हालेप, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिमोना हालेप का संबंध किससे है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के रूप में दोस्तों, ठीक है। तो इनका संबंध रोमानिया देश है, रोमानिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साथियों ये इसका हिंदी वर्जन था, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप देख सकते हैं। ये क्या इसका इंग्लिश वर्जन है। अब मैं आपके लिए बता देता हूं साथियों, हमने एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट चालू किए दोस्तों, देख सकते हैं आप चैनल पर जाकर विजिट करिए, वहां पर आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 है ना। तो यहां पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आज हमारा चौथा प्रैक्टिस है, ये हमारी प्लेलिस्ट है दोस्तों, ठीक है। ये प्लेलिस्ट है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए या फिर चैनल पर जाकर विजिट करिए, वहां से इस प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए दोस्तों। अगर ये सारी प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं दोस्तों, यकीन मानिए आपको डेफिनेटली यहां से बेनिफिट होगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए ये प्रश्न बताइए, हाल में ही चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपैक्स 25 का आयोजन किसने किया है दोस्तों? बताएंगे साथियों, बताएंगे इसकी। तो देखो आपको मैंने बता दिया ना, आरपीएफ कांस्टेबल की आंसर की हो जाएगी कल तक, है ना, शाम तक। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आप लोगों ने भी एग्जाम दिया, आप सभी को पता होगा कि दोस्तों सैन्य अभ्यास करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे गए आरपीएफ कांस्टेबल में। तो कुछ एक करंट अफेयर के रूप में ही मैं आपको मतलब सैन्य अभ्यास के बारे में बता देता हूं जो भारत के साथ होते हैं दोस्तों। इसमें भारत कॉमन रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों गरुड़ शक्ति अभ्यास और समुद्र शक्ति अभ्यास, ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। वरुण शक्ति अभ्यास है ना, गरुड़ नहीं बोल रहा हूं, वरुण शक्ति अभ्यास और क्या, वरुण अभ्यास और शक्ति अभ्यास, ये दोनों के दोनों दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं दोस्तों, ठीक है। वही बात करें दोस्तों वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास और कोप इंडिया अभ्यास, ये भारत और यूएसए के बीच में होते हैं दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स अभ्यास, ये भारत और श्रीलंका के मध्य होते हैं दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से संप्रीति और बोंगो सागर अभ्यास, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ इंपोर्टेंट सैन्य अभ्यास आपके सामने रखे हैं, आपका अच्छे से रिवीजन हुआ होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूं दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो भारत होगा दोस्तों, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है करंट अफेयर के रूप में, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है दोस्तों करंट अफेयर के रूप में। ये अभी रिसेंटली है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, ये जनवरी से लेकर मार्च तक चला, यानी 3 महीने तक चला दोस्तों, है ना 2 साल में एक बार होता है दोस्तों, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट बनेगा एग्जाम के लिए। चलिए इसका आंसर बताएंगे आप लोग। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास हुआ था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? भारत और चीन का क्षेत्र, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान का क्षेत्र, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र, और अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत का क्षेत्र दोस्तों। ये अभी मैंने आपको याद हो तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ बताया था, थोड़ा डायग्राम छोटा मोटा बना देते हैं, है ना, इस एरिया के साथ, है ना। तो यहां पर मैंने बताया था दोस्तों, यहां पे पूरा बताया था, यहां पर बताया था, यहां पे मांडा है, यहां पे जम्मू कश्मीर वाला, और यहां पे बताया था मैंने आलमगीर यूपी पूर्वी, है ना, और दक्षिण में बताया था दैमाबाद बताया था दोस्तों, है ना, महाराष्ट्र वाला, और यहां पर मैंने आपको बताया था दोस्तों सुतकांगड़ोर पाकिस्तान वाला। ये भौगोलिक विस्तार है दोस्तों, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में, है ना, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में दोस्तों। आप सभी को पता पहले इधर का इलाका पाकिस्तान भी हुआ करता था इंडिया में ना, तो वही तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में देखने को मिलता है। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। 1921 में इसकी स्थापना होती है, दयाराम साहनी इसकी खोज करते हैं दोस्तों रावी नदी के तट पर। और रावी नदी का उद्गम दोस्तों रोहतांग दर्रे के कुल्लू घाटी के पास होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखो कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि रावी नदी का मतलब प्राचीन नाम क्या था, आप लोगों ने कमेंट नहीं किया दोस्तों, कमेंट जरूर करिए दोस्तों। परुष्णी नाम है दोस्तों रावी का, क्या है? परुष्णी। चिनाब का अस्किनी, ठीक है, ये सारे नाम ध्यान रखना। झेलम का वितास्ता, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, जिसका आंसर क्या होगा? वेस्टर्न इंडिया एंड पाकिस्तान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये बताएंगे आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? अगर साथियों आपके पास 2 मिनट हो ना, तो 2 मिनट के अंदर मैं ये टॉपिक खत्म करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहला दोस्तों आपको आंसर, पहले देखो आपका जो पहला कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, पहला अधिवेशन हुआ 1886 में दोस्तों। कहां पर हुआ था? गोपाल दास तेजपाल
संस्कृत महाविद्यालय में दोस्तों मुंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। कितने प्रतिनिधियों के साथ? 72 प्रतिनिधियों के साथ। कितने प्रतिनिधियों के साथ? 72 प्रतिनिधियों के साथ दोस्तों, जिसका आंसर यही है। और इसके बाद दोस्तों 1866 में दोस्तों एक और इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, वो कौन सा है दोस्तों? एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन है ना, वहां पर दोस्तों आप ध्यान रखेंगे दादा भाई नेहरू जी अध्यक्ष करते कांग्रेस की दोस्तों। 3 बार अध्यक्ष रह चुके, 1886 में, 1893 में और 1906 में दोस्तों। ये पहले पारसी अध्यक्ष थे दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा पहले पारसी अध्यक्ष कितने प्रतिनिधियों के साथ? 343 के साथ दोस्तों। वहीं अगर आप बात करें दोस्तों 1887 में दोस्तों एक इंपोर्टेंट बनेगा, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे बताइए? बहरूद्दीन तैयब जी दोस्तों। 1887 वाला इंपोर्टेंट बनेगा दोस्तों, ठीक है। और वहीं बात करें 1896 वाला, बहुत इंपोर्टेंट। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि वहां पर दोस्तों अध्यक्षता कौन करते हैं बताइए? वहां पर दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या गाते हैं? वंदे मातरम गाते हैं दोस्तों, ठीक है, इंपोर्टेंट बनेगा। और वहां की अध्यक्षता किसने करी वो आपसे मैं कमेंट में बॉक्स में चाहता हूं। फिर 1905 का ध्यान रखना दोस्तों, वाराणसी अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की मांग की जाती है। 1906 में मैं भी आपको बताया था कलकत्ता अधिवेशन दोस्तों, दादा भाई नेहरू जी, यहां पर क्या होता है दोस्तों बताइए? स्वराज की मांग होती है, पूर्ण स्वराज की मांग नहीं होती, खाली स्वराज की मांग होती है। वहीं 1906 के बाद 1907 का सूरत अधिवेशन रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में दोस्तों नरम दल और गरम दल का विभाजन होता है। फिर 1911 का दोस्तों विशेष नारायण की अध्यक्षता में दोस्तों मुस्लिम लीग, गरम दल और नरम दल इन सभी का मतलब एकत्रित यानी इकट्ठे होते हैं। फिर 1916 का अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, यहां पर क्या होता है बताइए? अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में बताइए दोस्तों क्या होगा? एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों वो मैंने शायद विशेष नारायण की अध्यक्षता में दोस्तों वहां पे दोस्तों वो जनगण मन गाया था, या तो वो मैंने अलग बताते हैं ना, वो ध्यान रखना। और बाकी 1916 में लखनऊ पैक्ट में दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग का एकत्रित होते दोस्तों, है ना, ये एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। फिर दोस्तों 1917 का वेरी इंपोर्टेंट है, पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनती है? एनी बसंत बनती है दोस्तों, ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट रहेंगे। फिर 1924 का दोस्तों कर्नाटक बेलगांव अधिवेशन, ये भी इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट? क्योंकि यहाँ पे गांधी जी ने हिस्सा लिया था दोस्तों, पार्टिसिपेट किया था, ये इंपोर्टेंट रहेगा 1924 का। फिर 1925 का वेरी इंपोर्टेंट, क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों यहां पर दोस्तों पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, वो है सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925 का, ठीक है, तो ये सारे इंपोर्टेंट है। वहीं 1929 का दोस्तों लाहौर अधिवेशन, यहां पर बहुत ही इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दोस्तों यहां पर क्या होता है? पूर्ण स्वराज की मांग। किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग। फिर बात करेंगे 1930 का कराची अधिवेशन, वेरी इंपोर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहां की अध्यक्षता करते हैं, जहां पर दोस्तों आपको क्या देखने को मिलता है? वहीं पर जो महिलाएं थी ना, बारदोली की महिला, वहां पर दोस्तों क्या करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल प्रोवाइड करती है दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब बचता 1939 का, वेरी इंपोर्टेंट, ये भी है। क्यों इंपोर्टेंट है दोस्तों मैं बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, है ना। त्रिपुरी अधिवेशन के अंदर जो अपने सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था दोस्तों। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता छोड़ दी कांग्रेस की, उसके बाद अध्यक्षता किसको मिली थी? राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम के लिए ये भी इंपोर्टेंट बनेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब ये मैं आशा करता हूं कि आपका अच्छे से रिवीजन हुआ होगा दोस्तों, ठीक है। तो 2 मिनट में दोस्तों आपको पूरा रिवीजन हुआ, ऐसे ही मैं डेली रिवीजन करा दूंगा, आपके माइंड में ऐसा स्टोर कर दूंगा, एक्स्ट्रा स्टोर कर दूंगा आपके माइंड में ये क्वेश्चन कांग्रेस के, ठीक है, जो भी एक भी क्वेश्चन आ जाए आप सब फोड़ कर आओगे, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जिस ऊर्जा से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी ऊर्जा से आपको अंत तक बने रहना स्टूडेंट्स। जितना अच्छा वॉच टाइम आएगा इस सीरीज पर, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूंगा इस सीरीज पर दोस्तों, ठीक है। बस आप लोग पूरी सीरीज को वॉच करिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सभी एग्जाम ओरिएंटेड है, कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में पूछे ना गए एनटीपीसी के, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा भारतीय जलवायु को कितनी ऋतुओं में विभाजित किया गया? तो गुरुजी इसका जो आंसर आएगा कितनी ऋतुओं में विभाजित किया बताइए दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए ये भी लेके आया हूं दोस्तों, है ना, 4 ऋतुओं में विभाजित किया दोस्तों, कितने? 4 ऋतुओं में। अब वो 4 ऋतुएं कौन कौन सी वो आपके स्क्रीन पर है। शीत ऋतु जिसको कोल्ड वेदर सीजन दिसंबर से फरवरी तक, ग्रीष्म ऋतु हॉट वेदर सीजन मार्च से मई तक, वर्षा ऋतु मानसून सीजन जून से सितंबर तक, शरद ऋतु रिट्रेटिंग मानसून सीजन से लेकर अक्टूबर से लेकर नवंबर तक ये रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानसून शब्द का किस भाषा के शब्द से बना? ये जो मानसून वर्ड है ये किस भाषा से ओरिजिनेट हुआ है? तो गुरुजी ये हुआ अरबी भाषा से दोस्तों, किससे? अरबी भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी द्वारा व्यापकता सिद्धांत के आधार पर सर्वप्रथम किस रियासत का विलय हुआ? वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो व्यापकता का सिद्धांत क्या होता है तो ध्यान रखना दोस्तों, हड़प नीति, यानी कि इंग्लिश में बोले तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या ध्यान रखोगे? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, है ना, इंग्लिश में बोले, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा। अगर बात करें दोस्तों, महाराष्ट्र में एक रियासत हुआ करती थी, उसका नाम था सतारा। क्या नाम था? इसी को सबसे पहले डलहौजी ने हड़पा था दोस्तों 1848 में दोस्तों, ध्यान रखेंगे 1848 में सबसे पहले जो हड़पा था, व्यापक सिद्धि लगी थी, वो थी दोस्तों सतारा। ये महाराष्ट्र की एक रियासत हुआ करती थी स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन, ठीक है, किस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पूरी तरह परास्त किया?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी तरह उसने क्या बोला, पूरी तरह से हराया था, तो वो था बेलग्राम अधिवेशन, सॉरी बेलग्राम का युद्ध दोस्तों। मैं बेलग्राम कर्नाटक वो 1924 का अधिवेशन बोलने लग गया, ठीक है। तो ध्यान रखना बेलग्राम का युद्ध 1540 दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। और चौसा के युद्ध में तो दोस्तों हुमायूं और शेरशाह के बीच में ही होता दोस्तों, है ना। 1539 में होता चौसा का युद्ध, है ना। उसमें भी ये हार जाता है हुमायूं दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखना शेरशाह सूरी यहाँ पर भी जीत जाता और 1540 में पूरी तरह से हरा देता है ना। तो चौसा के युद्ध में तो भाग जाता है ना। तो ध्यान रखना। और पानीपत का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 21 नवंबर है ना 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, जहां पे इब्राहिम लोदी हार जाता है दोस्तों, है ना। युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला सुल्तान था कौन था इब्राहिम लोदी दोस्तों। वहीं पर दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और मुगल वंश की स्थापना होती है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों 1556 का ध्यान रखना पानीपत का दूसरा युद्ध होता है दोस्तों, हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच की सेना के बीच में दोस्तों, ठीक है। फिर 1761 का दोस्तों मेदिनी राय और अकबर के बीच, वो सॉरी क्या नाम है, बाबर के बीच में युद्ध होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे ही युद्ध ध्यान रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। खनवा का युद्ध तो आप सभी को पता हो दोस्तों, बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच में होता है दोस्तों। इसी युद्ध के बाद दोस्तों बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी थी, ध्यान रखना। हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा फिलहाल ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, बैटल ऑफ बेलग्राम दोस्तों 1540 में हुआ था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये बताएंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं दोस्तों, बताएंगे। इससे भी रिलेटेड मैं आपके लिए देखो ये सारे फैक्ट लेके आऊं, ठीक है। तो 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, कौन कौन से वो फॉरेस्ट हैं, देखो आपकी स्क्रीन पर है। ये पहले देखो हिंदी वर्जन है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है। वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से रिवीजन करिए। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, दलदली वन और कटीले वन। कटीले, दलदली, पर्वतीय, पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये सारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं हमारे भारत में दोस्तों, 5 टाइप के, ठीक है। ये बताइए भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से, ये इसका हिंदी वर्जन है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है। वीडियो को पॉज करिए और देखिए। बात करें दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों हम ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है, हस्सू खां, नद्दू खां और हद्दू खां दोस्तों, ये इसके संस्थापक हैं। ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। पहले इनके संस्थापक अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। तो अगर किराने घराने की बात करें तो किराने घराने के संस्थापक कौन है, अब्दुल करीम खान दोस्तों, अब्दुल वाहिद खान, अब्दुल करीम खान, ठीक है। और किराने घराने के कुछ प्रतिवादक अगर पूछ लिए जाए तो क्या करेंगे, सुरेश बाबू माने, किसका, इनका संबंध किराने घराने से दोस्तों, सुरेश बाबू माने का संबंध, ठीक है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सौंदर्य का भी सौंदर्य नाम है कि कुछ सेंगर, कुछ ऐसी नाम है, उनका भी संबंध किराने घराने से ही दोस्तों। एग्जाम में ये भी पूछा था। प्रभा अन्य वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूं प्रभा अन्य वाला। प्रभा अन्य का संबंध किस घराने से, प्रभा अन्य। और वहीं पे दोस्तों हीराबाई और गंगूबाई, इनका संबंध भी किराने घराने से। आगरा घराने की संस्थापक की बात करें तो ध्यान रखेंगे क्या हाजी सुजान खान, आगरा घराने के संस्थापक हाजी सुजान खान है। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया है एनटीपीसी के थ्रू कि फरेज खान का संबंध किस घराने से, फरेज खान का संबंध किस घराने से, तो आगरा घराना आपको टिक करना है दोस्तों, ठीक है। वहीं अगर बनारस घराने की संस्थापक की बात करें तो यहाँ के संस्थापक कौन है, बताइए, राम साय दोस्तों, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या होगा दोस्तों, किराना घराना इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताएंगे आप लोग, निम्न में से किसने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले इसका आंसर टिक करेंगे वीडी सावरकर। गुरुजी वीडी क्या है, वीडी क्या है, विनायक दामोदर सावरकर। क्या है दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर। पहले इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लो, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ठीक है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। अब विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। अब इनकी बात करें दोस्तों तो यहां पर मैं ये लिख देता हूं ये बात, ठीक है। तो 1904 में, ध्यान रखना दोस्तों 1904, ये टाइम पीरियड ध्यान रखना, यहां पे सही से लिख देता हूं मैं ताकि जो भी स्टूडेंट पीडीएफ से रिवीजन करेंगे वो अच्छे से दिखेगा ना। 1904 में ये किसकी स्थापना करते हैं दोस्तों, अभिनव भारत संस्था, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, अभिनव भारत संस्था लिख लो, अभिनव भारत संस्था, अभिनव भारत संस्था की स्थापना करते हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है, क्या रखना, अभिनव भारत संस्था की स्थापना कौन करते हैं, वी.डी. सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर दोस्तों। इनकी एक पुस्तक और ध्यान रखना, हिंदुत्व। आपने एक पुस्तक तो देख ली, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किसकी पुस्तक, वी.डी. सावरकर। लेकिन आपको इनकी एक पुस्तक और ध्यान रखनी दोस्तों, इनकी पुस्तक है हिंदुत्व, लिख देता हूं हिंदुत्व, ये इनकी पुस्तक है दोस्तों। ये इनकी एक पुस्तक और है, ये इनकी एक पुस्तक और है दोस्तों, पुस्तक है दोस्तों ये इनकी, ठीक है। ये इनकी एक पुस्तक और है, बुक है, ठीक है, हिंदुत्व। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उससे पहले मैं बता देता हूं, फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लोगो है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं शाक्या जी जीके क्लासेस, वहां पर ये टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करिए और आपको वहां से रिवीजन अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ दोस्तों, इसकी जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है ना, इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड है, और इसके टेलीग्राम और इसका जो कमेंट बॉक्स है वहां पर भी इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, पिन करवा दूंगा मैं, ठीक है।
ये बताइए, निम्न में से महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश क्या कहलाया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन है, कोंकण तट कहलाया जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? कोंकण तट, कोंकण तट, ठीक है। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो गुरुजी प्रोटीन का विखंडन करता है पेप्सिन। कौन सा एंजाइम करता है दोस्तों? पेप्सिन। निम्न में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो यहां पर आ जाएगा जाति, फैमिली, ठीक है। मूल इकाई क्या है? जाति। ये बताइए, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस 2025 कब मनाया गया दोस्तों? तो 11 फरवरी 2025 को मनाया गया। 11 फरवरी 2025 को मनाया दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। कौन अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? साथियों, आपको अकबर के नवरत्न अच्छे से याद होने चाहिए दोस्तों, अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो वहां पर राजस्व मंत्री राजा टोडरमल थे दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट बन सकता है। जम्मू किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बताइए दोस्तों, क्या आंसर रहने वाला है इसका? सभी स्टूडेंट बताएंगे दोस्तों। इसका आंसर होगा तवी नदी। कौन सा होगा? तवी नदी, ठीक है। झेलम दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों, श्रीनगर शहर बसा हुआ है, श्रीनगर, श्रीनगर। इसका उद्गम दोस्तों, झेलम नदी का उद्गम बैरीनाग झील से होता है, बैरीनाग झील से, ठीक है। और गोमती नदी, गोमती नदी के तट पर दोस्तों यूपी की राजधानी लखनऊ, लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ दोस्तों, ठीक है। और कौन सा है? लखनऊ। और कौन सा है? जौनपुर शहर, जौनपुर, जौनपुर। जो इंपोर्टेंट है वो मैं लिखते तो बाकी ओरली बता दूंगा, ठीक है। हुगली नदी पर कलकत्ता का शहर बसा हुआ, कलकत्ता। ये भी दोस्तों गंगा की एक संयुक्त धारा, एक है ना, गंगा से निकलती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। अब मैं अदर बची हुई उनका भी नाम बता देता हूं। जैसे अब गुजरात की बात करें, गुजरात में 2 शहर, अहमदाबाद और कौन सा है? और सूरत है। तो अहमदाबाद की वजह तो ये साबरमती तट पर स्थित है, और गुजरात का जो अपने जो सूरत शहर है वो तापी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। वही आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों ग्वालियर चंबल नदी के तट पर स्थित है, एमपी का जो ग्वालियर शहर है ना वो चंबल नदी के तट पर स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। वहीं उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर, किस पर? उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। सारे के सारे। और दोस्तों जो अयोध्या शहर है ना, अयोध्या राम मंदिर का है ना, अयोध्या शहर, ये सरयू नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपका पूरा रिवीजन हुआ होगा। ये क्वेश्चन बताइए, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई थी? साथियों संसद की बात करें तो इसका जो गठन होता है आर्टिकल 79 के तहत होता है, आर्टिकल 79 के तहत होता है, आर्टिकल 79 के तहत होता है दोस्तों। तो इसका 1952 दोस्तों, क्या होता है? 1952 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ? अगर आपके पास 2 मिनट हो, 2 मिनट हो तो मैं आपका पूरा रिवीजन कराऊंगा इसका। देखो सबसे पहले गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 583 ईसा पूर्व में, 583 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कपिल वस्तु के नेपाल लुम्बिनी में दोस्तों, ठीक है। इनके पिता शुद्धोधन थे, जो शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी माता कौन थी? माया देवी थी। इनकी पत्नी यशोधरा थी। इनके पुत्र राहुल थे। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग दिया। इनका विवाह 18 वर्ष की आयु में मतलब हो गया, 16 वर्ष की आयु में हो गया था, ठीक है। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग दिया था, जिसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण दोस्तों। फिर उसके बाद इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया सारनाथ यूपी में दिया, और इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। फिर इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों 483 बीसी में हुई थी दोस्तों, है ना। कहां पर हुई थी दोस्तों? इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर यूपी में, जिसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? बौद्ध धर्म में क्या कहा? महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो उरुवेला बोध गया बिहार में हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के, ठीक है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था कमल और सांड था इनका प्रतीक चिन्ह। और दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संधि, अरे याद करो, चतुर्थ बौद्ध संधि कनिष्क के शासनकाल में कुंडल कश्मीर में दोस्तों हुई थी दोस्तों, है ना। उस समय दोस्तों ये जो बौद्ध धर्म था वो दो धर्म में बट गया था, पहला हीनयान, दूसरा महायान। और बौद्ध धर्म के 3 पिटक ध्यान रखना, 3 पिटक ध्यान रखना। कौन कौन से? सुत्त पिटक, अधिधम पिटक और विनय पिटक। और बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में हुआ। मैं आशा करता हूं कि 2 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हुआ होगा, आपको पूरी संतुष्टि मिली होगी इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो हमें पूछा है ज्ञान प्राप्ति, तो उरुवेला बोध गया बिहार, ये रहा, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको पूरा रिवीजन हो गया होगा। ये बताइए, अगर स्पीड थोड़ी फास्ट हो तो इसके लिए माफी चाहता हूं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किससे संबंधित थी? ये इसका इंग्लिश वर्जन है। वीडियो को पॉज करिए, आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर आएगा दास वंश, जिसको गुलाम वंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गुलाम वंश? क्योंकि गौरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम कौन? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन, इसीलिए इसको गुलाम वंश कहा जाता है। और इल्तुतमिश को तो गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ऐबक का, ऐबक गौरी का, ठीक है। और गुलाम वंश की स्थापना कब होती है दोस्तों बताइए? और गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? ऐबक है दोस्तों। लेकिन ऐबक, और इसकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इल्तुतमिश ने दिल्ली राजधानी बनाई थी दोस्तों, है ना।
ऐबक दोस्तों याद रखना, चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती, 1206 में गद्दी पर बैठा था। फिर इल्तुतमिश रहता था, क्योंकि इससे पहले आराम से आ जाता, उसको युद्ध में हरा देता। कौन? इल्तुतमिश जूड़ के युद्ध में हराता था, जूड़ के युद्ध में हरा देता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर ऐबक की बात करें दोस्तों, इसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया, जिसको पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था। ऐबक का दरबारी कवि हसन निजामी था। कौन था? हसन निजामी दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश की पुत्री बनती है दोस्तों रजिया सुल्तान, गद्दी पर बैठती है दोस्तों। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट, 4 साल तक की रहती, ज्यादा दिन तक नहीं रहती है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ये इसका इंग्लिश वर्जन है और इसका आंसर भी क्या आएगा? दास डायनेस्टी है ना, गुलाम। और दोस्तों जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो ममलुक वंश, द्वितीय इलवरी वंश चालू हो जाता है ना, ध्यान रखना, तुर्की है ना। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का अद्भुत प्रकार विकसित हुआ, जिसे कहा गया इक्तादारी प्रथा। किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलाई थी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये इसका हिंदी वर्जन है, सॉरी इंग्लिश वर्जन है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था दोस्तों, बताइए। तो गुरुजी ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में पहला दोस्तों ध्यान रखना, ये अरबी शासक था। कौन था? अरबी शासक था, है ना, अरबी शासक था। इब्न बतूता की एक पुस्तक ध्यान रखना, किताब उल रहला, बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब उल रहला, रट लो, एग्जाम में पूछा जाएगा। किताब उल रहला वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाएगी, फिर मत बोलना कि मुझे बताया नहीं है ना। किताब उल रहला इसकी एक पुस्तक है दोस्तों। अब ध्यान से सुना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय दोस्तों दो चीजों का दो फैक्ट ध्यान रखना। कौन कौन से? एक तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है हरिहर राय और बुक्का राय के द्वारा। फिर 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है, कौन करता है? हसन गंगू। ये दो फैक्ट ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। और इब्न बतूता दोस्तों कहां से आया था दोस्तों? मोरक्को से आया था, मोरक्को से आया था। फिर दोस्तों इब्न बतूता को दोस्तों इस मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेज दिया था अपना दूत बनाकर मंगोल के पास दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका भी आंसर क्या आएगा दोस्तों? यहां पर आंसर आएगा, क्या आएगा? कहां गया? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बताइए इसका आंसर। बताइए दोस्तों इसका जवाब। क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है? हाल में ही आर्टिफिशियल, अच्छा ये चेंज हो गया, ये लो। हाल में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहां हुआ? तो ये पेरिस हुआ, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत है। लंदन दोस्तों टेम्स नदी के तट पर स्थित है, टेम्स, ये दोस्तों लंदन शहर टेम्स नदी के तट पर स्थित है। पेरिस दोस्तों सीन नदी के तट पर स्थित है, सीन नदी, ठीक है। तो ये एग्जाम के न्यूयॉर्क हडसन नदी पर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहां पर किया? ये हिंदी वर्जन और ये इसका इंग्लिश वर्जन है, इसका आप लोगों को आंसर इसमें कमेंट बॉक्स में देना। पहले इसका आंसर टिक करो, बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में। इसका भी आंसर टिक करो, यहां पर भी बेंगलुरु आएगा। क्या आएगा? बेंगलुरु। अगर आप दोस्तों इसकी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी दोस्तों, आप चैनल पर विजिट करिए, ये प्लेलिस्ट है दोस्तों, अच्छे से रिवीजन कर लो दोस्तों, मजा आ जाएगा दोस्तों, सही बता रहा हूं, बहुत मेहनत लगी है दोस्तों आपके लिए इस रिवीजन के लिए, ठीक है। अगर साथियों क्लास आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो क्लास को लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों कंटेंट बनाने में, तो लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों। आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, पूरा वॉच करोगे, इससे वॉच टाइम अच्छा बढ़ेगा, तो मैं और भी मेहनत करूंगा इस पर, इस प्लेलिस्ट पर, है ना, इस प्रैक्टिस सेट पर। 1857 की क्रांति को पूर्व योजना के अनुसार किस दिन को विद्रोह हेतु तय किया गया था? ये क्वेश्चन तो गलत करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी चक्कर में, मुझे पता है। जो स्मार्ट स्टूडेंट होंगे वो अच्छे से टिक कर देंगे राइट आंसर। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। जो स्मार्ट स्टूडेंट टिक करेंगे वो करेंगे 31 मई दोस्तों। उसने क्या पूर्व योजना अनुसार किस दिन को विद्रोह हेतु तय किया गया था? तय है ना, निश्चित किया गया था, तो 10 मई 1857। हालांकि क्रांति स्टार्ट होती है 10 मई 1857, लेकिन योजना तैयार की गई थी 31 मई 1857 को दोस्तों, ठीक है। ये इसका आंसर टिक कर लो भाई साहब, 31 मई 1857, ठीक है। और हाँ दोस्तों आज का रिवीजन यहीं पर एंड होती है, आज की क्लास यही एंड होती है। हाउ वाज द रिवीजन? कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन? आंसर इन द कमेंट बॉक्स साथियों, बताइए दोस्तों। अगर आपका रिवीजन अच्छा रहा है दोस्तों, अगर आप सेटिस्फाई हैं इस क्लास से, अगर आपको क्लास पसंद आई तो मेरे वीडियो इस मेहनत के लिए मेरा एक लाइक तो बनता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, लाइक वगैरह कर लिया करो। और आप सभी से निवेदन है इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करिए दोस्तों। जो भी स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास है भाई साहब, अच्छे से रिवीजन होगा, मैं यकीन के साथ विश्वास दिला रहा हूं दोस्तों। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं इस क्लास की तो फ्री पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है साथियों।
और ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लोगो है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लोगो है। और वहां पर आप जाकर भी टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं शाक्या जी जीके क्लासेस, वहां पर ये टेलीग्राम ग्रुप का लोगो मिलेगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। डेली क्लास 8 PM पर आ जाएगी आपके रिवीजन के लिए दोस्तों, रिवीजन में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अगर आप सेटिस्फाई हैं, क्लास पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट आप लोग इस क्लास के अंदर जरूर छोड़कर जाना दोस्तों, इससे हमें मोटिवेट फील होगा दोस्तों, ठीक है। कल हम साथियों इसी टाइम पर मिलेंगे एक बहुत ही शानदार क्लास के साथ, एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ दोस्तों। कल हमारा प्रैक्टिस सेट 5वां है दोस्तों, आज तो 4 कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद हम टॉपिक वाइज क्लास भी स्टार्ट कर देंगे दोस्तों, है ना। आपके प्रैक्टिस सेट कवर होने के बाद हम टॉपिक वाइज क्लास भी स्टार्ट करेंगे। कल साथियों इसी टाइम पर मिलेंगे, तब तक मेरे वीरों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।